हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे महलवाड़ी व्यवस्था। मैं राजश्री आपको ये टॉपिक पढ़ाऊँगी। ये हम बीए थर्ड ईयर में आधुनिक भारत का इतिहास में पढ़ते हैं। इसके पहले हम जो अन्य भूमि लगान पद्धतियाँ हैं उनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। वो हैं आपके स्थायी बंदोबस्त और दूसरा रैयतवाड़ी व्यवस्था। हम देखते हैं कि स्थायी बंदोबस्त जो किया गया था वो बंगाल वाले एरिया में किया गया था और इसमें जो भूमि समझौते किए गए थे वो जमींदारों से किए गए थे। अर्थात भूमि लगान के लिए जमींदार उत्तरदायी थे। किसान सीधे जमींदारों से भूमि लगान करते थे और भूमि लगान जमींदारों की जिम्मेदारी थी, वो कृषकों से एकत्र करते थे। इसके बाद हमने बात की थी रैयतवाड़ी व्यवस्था की। ये दक्षिण भारत में ये व्यवस्था अपनाई गई थी और इस व्यवस्था के अंतर्गत जो भूमि समझौता किया गया था वो सरकार का द्वारा सीधे कृषकों से किया गया था। अर्थात सीधे जो कलेक्टर थे, सरकार के अधिकारी थे, वो सीधे किसानों से भूमि एकत्र करते थे। अब हम बात करेंगे एक तीसरी व्यवस्था की, वो थी महलवाड़ी व्यवस्था। जब उत्तरी पश्चिमी भारत के कुछ क्षेत्रों में ये व्यवस्था अपनाई गई और इस व्यवस्था के अंतर्गत जो रैयतवाड़ी व्यवस्था और जो स्थायी बंदोबस्त था उसकी कमियों को दूर करने की इसमें कोशिश की गई। ये एक नई तरह की भूमि पद्धति थी। इस बात की चर्चा हम इस चैप्टर में करेंगे। तो हम देखते हैं कि 19वीं सदी के पहले दशक में ब्रिटिश कंपनी को उत्तरी पश्चिमी भारतीय क्षेत्रों की प्राप्ति हुई, जिसमें लगान बंदोबस्त का विषय पुनः खुल गया। ये सत्तांतरित और विजित क्षेत्र थे। ब्रिटिश सरकार ने विभिन्न संधियों के द्वारा और विभिन्न नीतियों के द्वारा इन क्षेत्रों को प्राप्त किया था। इन क्षेत्रों में था अवध का क्षेत्र। अवध के क्षेत्र में 7 जिले थे। इनमें इटावा, मुरादाबाद, फर्रुखाबाद, इलाहाबाद, कानपुर, गोरखपुर और बरेली। इसके अलावा सिंधिया से प्राप्त जो अनेक क्षेत्र थे उसमें था पानीपत, सहारनपुर, अलीगढ़, आगरा आदि जो क्षेत्र थे। इन्हीं क्षेत्रों में एक नई भूमि लगान पद्धति आरंभ की गई, जिसे महलवाड़ी या महलवाड़ी बंदोबस्त कहा गया है। अब हम इस महलवाड़ी व्यवस्था की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इस पद्धति के अनुसार भूमि कर की इकाई कृषक का खेत नहीं अपितु ग्राम या महल माना गया। प्रत्येक ग्राम या महल के लगान की वसूली के बारे में सरकार वहां के जमींदार अथवा कुछ कृषक परिवारों के मुखिया से समझौता कर लेती थी। गांव का लंबरदार सरकार को निश्चित लगान देने के संबंध में सारे गांव की ओर से समझौते पर दस्तखत करता था। सरकार से समझौता करने वाली एजेंसी को ग्रामों के कृषक निश्चित अवधि तक लगान चुका देते थे। प्रत्येक कृषक द्वारा दिया जाने वाला लगान तय कर लिया जाता था। सरकार ने कृषकों को अपनी भूमि बेचने अथवा गिरवी रखने के अधिकार भी दिए थे। अर्थात हम देखते हैं कि इसमें ना तो जमींदार वर्ग से समझौता किया गया था और न ही कृषकों से, अपितु इसमें संपूर्ण गांव की भूमि का जो भूमि का प्रतिनिधि होता था, जो उस गांव की पूरे जब भूमि की जिम्मेदारी लेता था, उसको लंबरदार कहा गया था और उससे सरकार समझौता करती थी। पूरे गांव की ज़मीन या पूरे महल की भूमि कर एकत्र करके देने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति विशेष की होती थी। इसमें यह व्यवस्था की गई थी। अब बात करते हैं कि यह व्यवस्था उदय कैसे हुई या इसके उदय के पीछे क्या कारण थे कि ये व्यवस्था कैसे अपनाई गई। 19वीं सदी के प्रारंभ में से ही बंगाल की जमींदारी व्यवस्था के दोष सामने आने लगे थे। सरकार को ये एहसास हो गया था कि यद्यपि लगान तो जमा हो रहा है, परंतु उसे भविष्य में बढ़ाने का कोई उपाय नहीं था। इधर बिचौलियों की संख्या तथा आय की दृष्टि से बढ़ोतरी भी आलोचना का विषय बन रही थी। इसी कारण सरकार उच्च निश्चित नीति तय करने में संकोच कर रही थी। एरिक स्टोक ने मानना है कि महलवाड़ी व्यवस्था पर बेंथम तथा रिकार्डो के विचारों का प्रभाव पड़ा था। उन दिनों ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के प्रशिक्षण केंद्र इंग्लैंड में स्थित हैलीबरी कॉलेज में अर्थशास्त्र की शिक्षा पर बहुत अधिक बल दिया जाता था। इस विभाग में टॉमस माल्थस,
जेम्स मिल, रिकार्डो आदि के विचारों का बहुत अधिक प्रभाव था। इन्हीं से प्रभावित होकर ये व्यवस्था लागू की गई थी। अब हम बात करेंगे महलवाड़ी व्यवस्था के लाभ, कि महलवाड़ी व्यवस्था के क्या लाभ थे या इससे क्या फ़ायदा हुआ। पहला, इस व्यवस्था में सरकार का प्रत्येक कृषक से लगान वसूल करने के स्थान पर उनके किसी प्रतिनिधि से लगान एकत्र करने से खर्च कम होता था। यह स्थायी नहीं था, अतः सरकार समय समय पर लगान में बढ़ोतरी कर सकती थी। जैसे हम देखते हैं कि स्थायी बंदोबस्त में तो एक फिक्स कर दिया था कि 10 साल तक प्रत्येक जो आय थी वो निश्चित हो गई थी सरकार की कि उसको कितना लगान मिलेगा। लेकिन इस जो पद्धति थी इसमें ये स्थायी नहीं था। इसमें लगान की दर सरकार बढ़ा घटा सकती थी समय और परिस्थितियों के अनुसार। अगला, इस व्यवस्था में कृषक को भूमि का स्वामी मानकर उसे बेचने अथवा गिरवी रखने के अधिकार दिए गए थे। अर्थात जो कृषक था वो अपनी भूमि को बेच सकता था किसी को भी, और किसी को गिरवी भी रख सकता था। सरकारी अधिकारियों का कृषकों के साथ सीधा संपर्क न होने के कारण वे उन पर जुल्म नहीं कर सकते थे। हम देखते हैं कि जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है उसमें जो बिचौलिए कौन थे, उसमें सरकार के प्रतिनिधि किसान की खेतों की नापजोख करते थे, या उसका जो वार्षिक कितना उसको अगर लगान अदायगी करनी है वो तय करते थे। तो इसके अंदर ये था कि उसमें उनका शोषण का तरीका बढ़ जाता था या वो घूसखोरी भी करते थे। लेकिन अब इसके अंदर सरकार अपना इतना हस्तक्षेप नहीं कर पाती थी। ये इस व्यवस्था के गुण या उसके लाभ गिनाए गए। अब हम बात करेंगे महलवाड़ी व्यवस्था के दोषों की। इस समय कंपनी प्रशासन व्यापारिक लक्ष्यों को प्राथमिकता दे रहा था, क्योंकि अनेक राजनीतिक विवाद एवं इस समय युद्ध चल रहे थे और प्रशासन के पास नए वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित लगान व्यवस्था तय करने की न तो इच्छा थी और न ही उसके पास समय था, और इसीलिए उसने लगान समझौते बड़े लापरवाही से किए। भूमि कर इतना अधिक रखा गया कि वह किसानों की क्षमता से अधिक था। पहले 3 वर्ष में ही कानपुर में 258 जागीरों की भूमि कर अदायगी न करने के कारण नीलाम कर दी गई। अर्थात इसमें ये कहा गया है कि इसमें जो दर थी भूमि कर की वो अंग्रेज़ों ने बहुत ज़्यादा रखी थी। ये हम पिछले वीडियोज़ में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो ब्रिटिश प्रशासन था उसका जो अंतिम लक्ष्य था वो था कि अधिक से अधिक यहाँ से धन प्राप्ति की जाए और उसको ब्रिटेन में भेजा जाए। इसीलिए वो हमेशा लगान की दर ज़्यादा रखते थे। औपचारिक रूप से भूमि का लगान समुदाय के शुद्ध लाभ के आधार पर निर्धारित किया जाता था। इस लाभ की कुल रकम का अनुमान किसानों द्वारा दिए जाने वाले किराए से लगाया जाता था। इसे अधिशेष का आधा भाग माना गया, लेकिन वास्तव में लगान वसूल करने वाले शुद्ध लाभ को मनमाने ढंग से तय करते थे। आरसी दत्त के अनुसार इस प्रथा में लगान दर कभी-कभी 70% तक भी पहुंच जाती थी, जिसके परिणाम स्वरूप किसानों के पास जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त नहीं बचता था। इस प्रकार ब्रिटिश लगान नीतियाँ एक और विदेशी आर्थिक सिद्धांतों और विचारधाराओं के प्रभाव से जुड़ी तो थी, परंतु उनकी प्रगति और विकास भारतीय परिस्थितियों और अनुभव से हुआ। इसका सीधा प्रमाण है कि संपूर्ण भारतवर्ष में एक प्रकार की नीति न अपनाकर 3 अलग-अलग प्रकार की व्यवस्था अपनाई गई। अर्थात हम पूरे इस जो अपन ने पढ़े तीनों व्यवस्था भूमि लगान की, इसमें हम देख सकते हैं कि जो स्थायी बंदोबस्त था या महलवाड़ी व्यवस्था थी या रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, इनमें कहीं न कहीं जो इनके मूल थे वो जो ब्रिटिश विचारक थे या यूरोपीय जो विचारक थे, जो आर्थिक इतिहासकार थे, जो आर्थिक विचारक थे, उनके विचारों से प्रभावित होकर ये नीतियाँ लागू की गई थी। लेकिन चूँकि यूरोप की परिस्थितियाँ अलग थी और भारत की परिस्थितियाँ अलग थी, इसलिए इनको भारत की परिस्थितियों के अनुसार ढाल करके नीतियाँ भारत के अलग अलग क्षेत्रों में लागू की गई। और अंग्रेज़ों का ये था कि अलग अलग एरियो में अलग अलग नीतियाँ लागू करके किसी भी प्रकार से अधिक यहाँ से आर्थिक दोहन करना था,
जिससे वो लगान के रूप में किसानों का खून चूसते रहते थे। क्योंकि मैंने वो अभी बताया पिछले कई से एग्जाम्पल देके कि उन किसानों के पास अपने जीवन निर्वाह के लिए भी आवश्यक धन नहीं बच पाता था और वो बेचारे भूखमरी गरीबी की ज़िंदगी जीते थे। या तो वो ये जो ब्याजखोर थे, जो सूदखोर थे, उनके चंगुल में फंस जाते थे और अपनी ज़मीनें गंवा देते थे और फिर कृषक मजदूर बनकर पूरी ज़िंदगी इसी तरह बिताते रहते थे। और जब अकाल पड़ता था भारी, तब उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार जो भूमि लगान की जो पद्धतियाँ जो अंग्रेज़ों ने अपनाई, चाहे उसके कितने ही लाभ गिनाए गए हों, लेकिन जो सारे लाभ थे वो किसको होते थे? वो अंग्रेज़ों को होते थे। तीनों ही पद्धतियों में किसानों को हमेशा, भारतीय किसानों को शोषण का शिकार होना पड़ा। इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। धन्यवाद।